Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm senior assistant professor in electrical and electronics engineering department in AVS Engineering College, गाजियाबाद. एक्चुअली इस लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. हम बेसिक फंडा समझने की कोशिश करेंगे कि एक डीसी मशीन के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए. बेसिकली हम एक डीसी मशीन के लिए शुरू कर रहे हैं. तो डीसी मशीन के क्वेश्चन को लेकर मैं ये शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने डीसी मशीन का टॉपिक कवर किया हुआ है. तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया है गेट 2011 से, जो 2 मार्क्स में पूछा था. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये. क्लियर? ठीक है. इसमें हम कॉन्सेप्चुअल व्यू को देखेंगे, क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं. ये बेसिकली एक डीसी शंट मोटर क्वेश्चन है, तो डीसी शंट के मोटर से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करते हुए मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि डीसी मशीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट यानी केवीएल का केसीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्लियर? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अ 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज ऑपरेटिंग एट स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम. 1440 आरपीएम इसकी स्पीड दी गई थी. द आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ था 1 ओम. आर्मेचर करंट की वैल्यू से 10 एम्पियर. इफ द एक्साइटेशन ऑफ मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी यहाँ पे रिडक्शन जो हो रहा है वो फ्लक्स का रिडक्शन हो रहा है. और मशीन क्या है? डीसी शंट मोटर है. तो जनरली जो हम चीजें पढ़ते हैं डीसी शंट मोटर केस में फ्लक्स इज कांस्टेंट, बट जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो फ्लक्स को वेरी करा के ही फ्रेम किया गया है. तो देखेंगे कि कैसे क्या रिजल्ट आना है. इफ द एक्साइटेशन ऑफ द मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 10%, और साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है कि द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू बी पुट इन द आर्मेचर सर्किट. क्लियर? ठीक है. आर्मेचर सर्किट में कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पुट किया जाए टू मेंटेन द सेम स्पीड एंड टॉर्क. क्वेश्चन की यही खूबसूरती है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, और ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए गए हैं कि गलतियां होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में. ए 1.79 ओम, बी 2.1 ओम, सी 3.1 ओम एंड डी 18.9 ओम. क्लियर? ठीक है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम सारा डाटा लिखेंगे. क्वेश्चन आपने देख ही लिया. क्या करना है? 10% रिडक्शन हो रहा है फ्लक्स में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. एट सेम स्पीड एंड टॉर्क पे आपको कितना एक्सटर्नल रजिस्टर इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका सिस्टम मेंटेन रहे आफ्टर रिडक्शन ऑफ फ्लक्स. क्लियर? ठीक है. देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. इससे ऑप्शन ऐसे ही लिखे रहने देते हैं हम लोग. क्लियर? डाटा क्या क्या गिवन है? आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1 ओम. आर्मेचर करंट गिवन है 10 एम्पियर. क्लियर? और टर्मिनल वोल्टेज गिवन है आपका 220 वोल्ट. एंड स्पीड आरपीएम में गिवन है n इक्वल टू 1440 आरपीएम. क्लियर? ठीक है. ये डाटा आपको गिवन है. आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फ्लक्स फाई इज रिड्यूस्ड बाय 10%. 10% फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है. क्लियर? ठीक है. आपको क्या बताना है? आर एक्सटर्नल कितना आपको ऐड करना है. क्लियर? ताकि स्पीड और एन भी कांस्टेंट है और टॉर्क भी कांस्टेंट है. ये 2 मेजर चीजें हैं. ऑप्शन तो आपने देख ही लिया है. ऑप्शन को हटा ही देते हैं यहाँ पे. अभी देखें क्या आ जाना है, कैसे आना है. क्लियर? तो हमें निकालना है आर एक्सटर्नल, यानी आर्मेचर के सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस ऐड करेंगे ताकि आपका स्पीड और टॉर्क कांस्टेंट है आफ्टर रिडक्शन ऑफ द फील्ड फ्लक्स. क्लियर? ठीक है. अगर हम बात करें कि डीसी शंट मोटर की, तो डीसी शंट मोटर क्या होता है? बेसिक एक केवल सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करूंगा. क्लियर? तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? आपका ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ भी बोलते हैं इसको. क्लियर? ठीक है. ये आपका आर ए और इसके पैरेलल में फील्ड आर एफ. ये आपका क्या होता है? एक मोटर जब करंट का डायरेक्शन आपका ये हो, वीटी करंट, आई एल ये करंट तुम्हारा आई ए और ये करंट तुम्हारा आई एफ. यही सर्किट होती है. क्लियर? अब ये पूछा जा रहा है कि आपने करना क्या है? फील्ड एक्साइटेशन को वेरी कराना. तो यहां पे जो फ्लक्स था पहले 5 था, फिर रिड्यूस होकर क्या हो गया 0.95.
यानी फ्लक्स का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया 10% से। बेसिकली जो चीजें हैं समझने की, वो मेन क्या है कि स्पीड का जो हमारा इक्वेशन सॉरी हमारा जो आर्मेचर ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ जिसको बोलते हैं मोटर केस में, उसका इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है। तो E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, के फाई ओमेगा। क्लियर, ओमेगा के टर्म में लिख लो या के फाई एन, एन के टर्म में लिख लो। यहाँ पे चूंकि स्पीड एन के टर्म में दी हुई है तो ओमेगा की जगह पे आप एन यूज कर सकते हैं। ये जो के की वैल्यू है यहाँ पे जो है वो अलग हो जाएगी, यहाँ पे कुछ अलग आ जाएगी, बस यही होगा। के डैश फाई मान लो, क्लियर, के डैश फाई एन। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, के फाई आई। ये दो चीजें हम जानते हैं कि टॉर्क हमारा जो है वो के फाई आई होता है और स्पीड हमारा जो है वो के फाई बैक ईएमएफ जो हमारा होता है वो के फाई ओमेगा या के डैश फाई एन होता है। क्लियर, यानी हमें एक चीज हमेशा क्लियर रखनी है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू एन, एन स्पीड इन आरपीएम, रेडियन पर सेकंड हुआ तो ओमेगा लिख सकते हैं, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई। क्लियर, तो ये दो चीजें हमारे ध्यान में, हमारे जहन में रहनी चाहिए और उससे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां पे देखो, अगर हम मोटर केस में केवीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये काउंटर ईएमएफ E इक्वल टू क्या होता है, VT माइनस IA इंटू RA। क्लियर, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या है, VT माइनस IA इंटू RA। अगर हम बात करें यहां पे तो फ्लक्स की वैल्यू पहले क्या है, फाई है, तो पहले हम शुरुआत का ही लिख लें, के डैश फाई एन इक्वल टू VT माइनस IA इंटू RA। क्लियर, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू हम पुट करना है, सारी वैल्यू हम पुट ही कर देते हैं। के डैश फाई एन की वैल्यू कितनी है, 1440 इक्वल टू VT की वैल्यू 2220 माइनस IA की वैल्यू 10 इंटू RA की वैल्यू कितनी है आपकी 1 Ohm, यानी ये आ गया आपका 210, यानी के डैश फाई इंटू 1440 इक्वल टू 210, इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे अब क्या हो रहा है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन का मतलब क्या हो गया, अब इस RA के साथ अब क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आ जाएगा। आपका RA तो है ही, RA के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आ जाएगा। इस केस में EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम EA डैश मान के चलें, EA डैश की वैल्यू क्या होगी, के डैश फाई एन के बराबर। क्लियर, बट फाई की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स आपका 10% रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्स क्या हो जा रहा है, फाई डैश की वैल्यू 0.95 हो जा रही है। क्लियर, स्पीड आपका कांस्टेंट रह रहा है, स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है E डैश क्या हो जाएगा, के डैश 0.95 इंटू एन के बराबर। क्लियर, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, के फाई आई ए, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बट यहां पे ध्यान दो कि अगर तुम देख रहे हो यहां पे तो फाई क्या हो रहा है, 0.95 के बराबर हो जा रहा है। क्लियर, और आईए की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, क्योंकि जितने रेशियो से ये रिड्यूस हो रहा है उतने ही रेशियो से करंट आपका इंक्रीज होगा, तभी आपकी ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रह सकती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, के फाई आई ए के बराबर, यानी के फाई डैश आई ए डैश की वैल्यू, अगर हम बात करें यहाँ पे शुरुआत में के फाई आई ए होगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स फाई है, करंट आई ए, तो के फाई आई ए होगा। बाद में क्या हो जा रहा है, के फाई डैश आई ए डैश के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि टॉर्क को आपने क्या करना है, टॉर्क को कांस्टेंट रखना है। टॉर्क को कांस्टेंट रखने का मतलब जो होता है, फ्लक्स जितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, करंट भी उतने परसेंट से इंक्रीज होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है। यानी अगर यहां पे आप देखेंगे तो आई ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, आई ए डैश की वैल्यू आ जाएगी आई ए अपॉन 0.9। यहीं पे गलती होती है अमूमन, लोग क्या करते हैं, ठीक है शंट मोटर है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उनको लगता है चलो केवल काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ ही डिपेंड कर रहा है, वही रखते हैं, करंट की वैल्यू वो चेंज नहीं करते हैं। एक्चुअली दिमाग में हमारे क्या रहता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। क्लियर, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, तो उस केस में हम ये सोचते हैं कि टॉर्क कांस्टेंट है तो आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट हो गया एक शंट मोटर केस में, क्योंकि ये हमारा ये जंक्शन तक फ्लक्स इज कांस्टेंट, बट क्वेश्चन फ्रेम किया गया फ्लक्स के वेरिएशन पे, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना। तो ये सबसे मेन पॉइंट था, ये चीज तो सब निकालते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सारी चीजें सब निकालते हैं, सब कैलकुलेट करते हैं। दिक्कत आती है कि सेम करंट लेके हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, आंसर गलत आ जाता है। जबकि करंट भी क्या होगा यहाँ पे, चूंकि टॉर्क कांस्टेंट रहना है, फाई अगर रिड्यूस हो रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ताकि फाई आई ए की वैल्यू क्या हो सके, कांस्टेंट हो सके। मतलब फाई डैश आई ए डैश की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फाई आई ए के बराबर हो सके। क्लियर? तो आई ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ए अपॉन 0.9, और आई ए की वैल्यू कितनी थी, 10 एम्पियर अपॉन 0.9। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 2 हम देखें क्या होगा। अगर फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है फॉर फाई डैश इक्वल टू 0.95, ई ए डैश क्या हो जाएगा, वीटी माइनस आई ए डैश इंटू आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। क्लियर? आर एक्सटर्नल ऐड करने के बाद आपका करंट क्या हो गया, आई ए डैश के बराबर हो गया। क्लियर? वो करंट आई ए डैश की वैल्यू हमने निकाल लिया ताकि हमारा टॉर्क कांस्टेंट हो सके। उस केस में हमारा ये 10 अपॉन 0.9 एम्पियर निकल के आया। वैल्यू पुट करें जरा, वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, के डैश 0.95 एन इक्वल टू 220 माइनस आई डैश की वैल्यू 10 अपॉन 0.9 इंटू आर ए। आर ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आर एक्सटर्नल। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हमारा के डैश 5 एन, यानी अगर हम इसको देखें तो 0.9 के डैश 5 एन इक्वल टू 220 माइनस 10 अपॉन 0.9 इंटू 1 प्लस आर एक्सटर्नल। क्लियर? हमें आर एक्सटर्नल निकालना है, ये चीज ध्यान रहे। तो के डैश 5 एन की वैल्यू क्या है, 210 के बराबर। वैल्यू पुट कर दो या दोनों का रेशियो कर दो, जो चीज आपको करना है। तो पहले इक्वेशन से आप के डैश 5 एन की वैल्यू 210 यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा ये 0.9 इंटू 210 इक्वल टू 220 माइनस 10 अपॉन 0.9 इंटू 1 प्लस आर एक्सटर्नल। क्लियर? इसको सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 10 अपॉन 0.9 1 प्लस आर एक्सटर्नल इक्वल टू 220 माइनस 189। क्लियर? ये आपका आ जाएगा 31। क्लियर? 9 189। क्लियर? ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर एक्सटर्नल इक्वल टू 31 इंटू 0.9 बाई 10। क्लियर? तो यहां से आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आर एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी 1.79। क्लियर? आप इसको सॉल्व करिएगा, ये 1.79 ओम आ जाता है। यही चीज अगर हम टॉर्क कांस्टेंट होने वाला जो लॉजिक है उसको लेके नहीं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हम ये समझते हैं कि डीसी शंट मोटर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए आपका कांस्टेंट है क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है। गलती यही होती है, आप 10 एम्पियर लेके चलेंगे तो आपका आंसर 2.1 ओम आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, 2.1 ओम आ जाएगा, जो कि रॉन्ग आंसर है। ये आंसर आपका सही नहीं है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा, पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी क्या लॉजिक है। मेन लॉजिक है आपका स्पीड और टॉर्क कांस्टेंट होना। टॉर्क कांस्टेंट होने का मतलब 5 आईए कांस्टेंट होना। उस लॉजिक के थ्रू करंट की वैल्यू चेंज होना, ये नहीं कि करंट की वैल्यू सेम आप लेके 10 एम्पियर लेके आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप ये समझ के चल रहे कि डीसी शंट मोटर है और टॉर्क ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए होता है। हमारे जहन में ये चीज होता है, मैं बार बार ये चीज फिर बोल रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2-3 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। एक शंट मोटर केस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या 2-3 टॉपिक हैं वो मैं बस बता दे रहा हूं आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके। देखो, किसी भी मोटर में नो लोड कंडीशन का मतलब होता है, नो लोड कंडीशन मतलब होता है टॉर्क इज जीरो। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका टॉर्क जीरो है यानी आपका नो लोड कंडीशन है। क्लियर? कभी कभी क्या पूछता है, स्टॉलिंग टॉर्क, स्टॉलिंग टॉर्क। तो स्टॉलिंग टॉर्क का मतलब ये होता है वो टॉर्क जो पावर डेवलप हो रहा लेकिन मतलब
आपका जो स्पीड है, एक तरह से स्टॉलिंग टॉर्क वो है कि आपको टॉर्क तो मिलेगा, जैसे हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम वेट पुटअप करते हैं जिसकी वजह से रोटेशन स्पीड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें टॉर्क मिलता है। स्टॉलिंग टॉर्क का मतलब ये होता है कि आपका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो, स्पीड एन कह लो, या फिर एन इक्वल टू जीरो, या फिर ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में जो आपका काउंटर ईएमएफ है, ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो कभी कभी स्टॉलिंग टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं कि जब स्टॉलिंग टॉर्क आपका मिलेगा तो उस कंडीशन में आपका करंट का वैल्यू क्या होगा। सिंपली हमें ईए की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है और आंसर हमें निकाल लेना है। यानी इनिशियली जो एक ट्रांजिएंट मोड होता है, जो स्टार्टिंग मोड होता है, उस कंडीशन में जो करंट निकल के आएगी वही आपके स्टॉलिंग टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और चूंकि आपको पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आईए होता है, तो उस कंडीशन में आप स्टॉलिंग टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली आर्मेचर करंट की वैल्यू आप निकाल लिए होते हैं। क्लियर? तो आप ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। बेसिकली नो लोड कंडीशन का मतलब टॉर्क जीरो होना और ये चीज होना। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा एक इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ओमेगा इक्वल टू माइनस आर ए अपॉन के फाई का स्क्वायर इंटू टी प्लस वी टी अपॉन के फाई। तो जब स्पीड और टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जनरली इसी पे फ्रेम हो जाते हैं। क्लियर? और यहां से हम इजीली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? यहां पे हम सारी चीजों को निकाल सकते हैं जब स्पीड और टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर आपका शंट मोटर है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, अगर आपका सीरीज मोटर है तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए होगा। उस हिसाब से इसमें मैनिपुलेशन होता जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेन चीज क्या है, ये चीज समझना कि फील्ड वेरिएशन से क्या क्या चीजें वेरी हो सकती हैं और हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें करना है, ये चीज समझना। और हाँ, और एक ये इक्वेशन वी टी माइनस आई आर है, एक इक्वेशन ये आपका फ्रूटफुल होता है। दूसरा इक्वेशन आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे केसीएल लगाएं तो आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एल माइनस आई एफ के बराबर। एक इक्वेशन ये, यानी इस तौर पे जो केसीएल आएगा वो इनपुट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट प्लस फील्ड करंट के बराबर, या फिर आर्मेचर करंट इक्वल टू लोड करंट माइनस फील्ड करंट, यानी इनपुट करंट माइनस फील्ड करंट के बराबर। तो ये दो इक्वेशन ये क्लियर। ईए की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 ओमेगा या 5 एन, एक इक्वेशन ये, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 आई। तो ये जो 3-4 मैथमेटिकल इक्वेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से डीसी मशीन के लिए सफिशिएंट होता है इतना फॉर्मूला आपके जहन में होना। मेन चीज है कॉन्सेप्ट का है, तो कॉन्सेप्ट जरूर आप समझा करिए, जैसा यहाँ पे हमने देखा। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन की खूबसूरती भी यही थी कि जनरली हम अप्रोच कर लेते हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए होता है, तो हम आर्मेचर करंट को सेम मान के आंसर निकाल के चले जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट भी हो, कोई क्वेरी भी हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।